दोस्तों, सरकार डरती है, डराने वाला चाहिए। दोस्तों, सरकार दो वजहों से खौफ खाती है। पहला, अगर सत्ता के खिलाफ सड़क पर आंदोलन शुरू हो जाए। दूसरा, जब विपक्ष में एकजुटता आ जाए और वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे। ऐसा मुझे लगता है। और ऐसी स्थिति में सत्ता में बैठे लोग इसलिए खौफ में आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही स्थिति में सरकार जाने का डर होता है। गद्दी से बेदखल होने का डर होता है। ये हाल फिलहाल आपने देखा होगा। सरकार अपनी ही कर रही थी, जनता के हितों का ध्यान नहीं दे रही थी, जनता की सुन नहीं रही थी। फिर क्या था, जनता परेशान हुई, सड़क पर उतरी और सरकार की हालत पतली हो गई। सत्ता से मलाई खाने वाले इधर उधर भागने लगे। नेपाल में हुई क्रांति या फिर बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई अफरा तफरी के बाद से ये सरकार डरी हुई है। सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। उन्हें डर है कि अगर सत्ता के खिलाफ सड़क पर संग्राम हुआ तो फिर कुर्सी जाना तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। तो सवाल है, क्या भारत में मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को ये डर सताने लगा है? क्या इस वक्त सरकार खौफ में है? क्या उन्हें लगता है देश में विरोध की आंधी आंदोलन की शक्ल में आने वाली है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश ही ऐसा दिया है। अध्ययन करने का आदेश, इतिहास को खंगालने का आदेश। 51 साल के इतिहास में आंदोलन का पूरा रिसर्च गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए। क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? आखिर अब बीजेपी को क्या डर सता रहा है? दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सक्लूसिव खबर छपी। उसकी हेडिंग जब मैंने पढ़ी तो चौंक गया। उसमें लिखा है, भविष्य में निहित स्वार्थों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों को रोकने के लिए अमित शाह ने 1974 से अब तक के विरोध प्रदर्शनों का अध्ययन करने का आदेश दिया है। अब देखिए सरकार का माइंडसेट। मतलब उन्होंने पहले तय कर लिया, भारत में जो आंदोलन पहले हुआ होगा उसे किसी ने अपने स्वार्थ के लिए प्रमोट किया और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। तो जाहिर सी बात है, इतिहास में हुए आंदोलन पर रिसर्च कराने का मकसद क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भविष्य में अपने लाभ के लिए होने वाले आंदोलन को रोकने के लिए अमित शाह ने पुलिस रिसर्च एवं विकास ब्यूरो, शॉर्ट टर्म में कहें तो BPRND टास्क दिया है। टास्क ये कि स्वतंत्रता के बाद के सभी विरोध प्रदर्शनों, खासकर 1974 के बाद के विरोध प्रदर्शनों का स्टडी करने के लिए कहा है और फिर उसके बाद के मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP को तैयार करने के लिए कहा है, ताकि इसके जरिए उन विरोध प्रदर्शनों के कारणों, वित्तीय पहलू, फाइनल रिजल्ट और पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों का विश्लेषण किया जा सके। अब सवाल तो यही उठता है, आखिर ऐसा करने की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी? सरकार के पास ढेरों काम होते हैं। फिर अचानक से गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन के इतिहास को खंगालने की क्या ज़रूरत महसूस की? क्यों जानना चाहते हैं वित्तीय पहलुओं को? क्यों ऐसा लगता है जो आंदोलन हुआ उसमें पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी रहा होगा? क्या इतिहास पर रिसर्च करके वर्तमान में जो लोगों के अंदर इस सरकार के लिए गुस्सा है उसको सुधारा जा सकता है? 1974 से धूल फाक रही फाइलों में तथ्यों को जानने की छटपटाहट के पीछे क्या मकसद हो सकता है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शाह ने जुलाई के आखिरी सप्ताह में नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 में ये निर्देश जारी किए थे। इस रिपोर्ट में सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया कि BPRND को विशेष रूप से इस विरोध प्रदर्शनों के कारण और पैटर्न और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, फाइनेंशियली एस्पेक्ट, फाइनल आउटकम और बिहाइंड द स्क्रीन प्लेयर ये अपने आप में भारी भरकम शब्द हैं जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद बहुत से डर और शंकाएं मन में पैदा हो गई हैं। वो नागरिक जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो आंदोलन तो लोकतंत्र की जननी है,
उनके दिलो दिमाग में ये डर पैदा हो गया कि आने वाले वक्त में क्या आंदोलन के लिए क्या एसओपी तैयार किया जाएगा, कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे नारे लगाएंगे, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो बताइए आपके आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो बताइए कितने से कितने बजे तक आंदोलन करेंगे, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ये बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते, तो फिर आंदोलन का मतलब क्या हो सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि सरकार बताएगी कि आपके आंदोलन को कैसे करना है, सरकार के खिलाफ क्या बोल सकते हैं, क्या ये संभव है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये प्रक्रिया सरकार की ओर से अभी शुरू हुई है तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके संकेत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही दे दिए थे। कल हमारी संसदीय समिति ने इस तरीके के दुष्प्रचार, फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं, बच्चों के न्यूज़, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम तथा सजा के प्रावधान प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट पास कर लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप दी, क्योंकि संसद अभी चल नहीं रही है। हम भारत को बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड नहीं बनने देंगे। देश विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर गुमराह करने वाले तत्वों पर लगाम लगेगी। कोई भी न्यूज़ वास्तविक होनी चाहिए। दोस्तों, माना जा रहा है रिपोर्ट पर चर्चा आने वाले संसद सत्र में हो सकती है। सैटेलाइट या फिर प्रिंट मीडिया पर नकेल कसने के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है पहले से ही सरकार ने उन पर लगाम लगाई हुई है, लेकिन इसके डिजिटल मीडिया पर काबू करने का प्रयास होगा। ये माना जा रहा है डिजिटल मीडिया पर अब सख्त तरीके से सरकार नज़र रखेगी। ये दोनों वाक्य अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों वाक्यों को अगर आप जोड़ें तो सीधा सीधा इसके तार नेपाल से जुड़ते हैं और नेपाल में क्रांति से उपजे सवालों की ओर इशारा करते हैं। अब सोचिए, नेपाल में क्रांति क्यों हुई? नेपाल में क्रांति इसलिए हुई क्योंकि सोशल मीडिया को वहाँ पर बैन कर दिया गया था। बैन क्यों किया गया था? क्योंकि नेपाल में जो आर्थिक असमानता थी, जो भ्रष्टाचार था, नेता अपने वादों से जिस तरह से मुकर रहे थे, जिस तरह से नेता सत्ता का स्वाद चख रहे थे, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिस तरह से वहाँ की राजनीति में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसे नेपाल की सोशल मीडिया पर प्रमुखता से उठाया जा रहा था। सरकार के खिलाफ आम लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा था। अब इससे वहां की ओली सरकार को ये लगने लगा सोशल मीडिया पर स्वतंत्र विचारक तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे, चलो इस पर नकेल कस दी जाए। हालांकि नेपाल में जो स्थिति बनी वो भारत में होना संभव नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों की सोच, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे मुद्दे डिफरेंट हैं। लेकिन नेपाल में जो हुआ वो सरकार को तो डराने के लिए काफ़ी है। ना नेपाल में क्रांति हुई, बल्कि मंत्रियों को उनके घरों से बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डरावना है और ऐसी स्थिति ना तो मैं चाहूँगा और ना ही आप चाहेंगे कि आपके देश में ऐसा हो। लेकिन युवाओं ने नेपाल में ऐसा किया। वहाँ की सेना भी एक्शन लेने से इनकार कर बैठी। परिणाम ये हुआ कि वहाँ की केपी शर्मा ओली अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर निकल पड़े। ये बताता है दोस्तों, सत्ता के खिलाफ जब सड़क पर आंदोलन होता है तो फिर आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो सवाल यह है कि वो पार्टी जो आंदोलन से निकली, वो जो अब इतिहास में हुए आंदोलन पर रिसर्च करवाकर भविष्य में होने वाले आंदोलन को रोकेगी। मैं अपने आप में हैरान हूँ कि अमित शाह अपनी ही पार्टी का पूरा इतिहास भूल गए। राम मंदिर आंदोलन तो याद होगा। इस आंदोलन की वजह से बीजेपी ने कितना पॉलिटिकल माइलेज लिया। इस आंदोलन की वजह से देश भर में दंगे हुए। इस आंदोलन की वजह से बीजेपी देश में खुद की राजनीति को स्थापित करने में कामयाब हुई। आपातकाल में भी तो बीजेपी, जो तब जनसंघ हुआ करती थी, जेपी की अगुवाई में इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाई। बाकायदा पीएम मोदी ये बताने से चूकते नहीं कि इमरजेंसी के दौरान कैसे वो भेष बदलकर एक जगह से दूसरी जगह छिपे और उस वक्त की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये भी सब जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उस आंदोलन से निकले नेताओं की राजनीति में कितनी तरक्की हुई
ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सब जानते हैं कि अन्ना हजारे की अगुवाई में चले आंदोलन में तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता तो उसी आंदोलन की उपज है। बाद में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने, पंजाब में उनकी सरकार भी है और सबसे ज़्यादा फायदा तो बीजेपी को हुआ। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के पीछे इस आंदोलन की अहम भूमिका थी। मोदी इसी आंदोलन की वजह से देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए। सवाल यह है कि उस वक्त क्या मनमोहन सिंह ने यह कह दिया था कि ये एंटी नेशनल हैं? क्या मनमोहन सिंह ने एसओपी बैठा दी थी? मोदी जी तो अब अन्ना आंदोलन का नाम लेकर कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट करार देने से चूकते नहीं थे। ये बात और है, उस वक्त के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन्हें कोर्ट ने उन आरोपों से मुक्त कर दिया। तो सवाल है कि आंदोलनों का फायदा उठाने वाली बीजेपी को अब क्या इससे डर लगने लगा है? एसओपी के जरिए क्या इस पर लगाम लगाना चाहती है? मैं तो हैरान हूं, बीजेपी इस तरह के कदम उठाने के लिए बेकरार है, जबकि उनके पास ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग है जो एक आदेश के बाद विपक्षी नेताओं का जीना हराम कर देती है। मतलब विरोधियों के लिए तो सारे हथकंडे हैं जिसका वो खुलकर प्रयोग करते हैं। अभी की तो बात है, जम्मू कश्मीर में जब आप सांसद संजय सिंह अपने एमएलए से मिलने के लिए गए तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, और उनसे मिलने के लिए जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला आए तो उन्हें भी रोक दिया गया। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। 100 के करीब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी आ रहे थे। उन्होंने उनका वोट चोरी पर विरोध करने का प्लान बनाया हुआ था। ये सब कभी देश में नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन अब हो रहा है। सवाल यही है कि ये किस तरीके का डर है? जिस देश को आज़ादी आंदोलन से मिली हो, उस देश में आंदोलन की पुरानी फाइलें खंगाली जा रही है। अब इसे आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।